हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो कुछ दिन पहले एक कमेंट आया था मेरे पास कि भैया एक ऐसी वीडियो बना दो, एक ऐसा प्लानर दे दो जहाँ पे जेई 2026 वाले जो एस्पायरेंट्स हैं उन लोगों के लिए वो प्लानर हो। और तो और वो इस तरीके से अज्यूम करके प्लानर बनाया जाए कि अगर अभी तक तुम्हारी प्रिपरेशन जीरो पे है और तुमने कुछ भी शुरू नहीं किया है तो वहाँ से जेई 2026 कैसे क्रैक किया जा सकता है, क्या क्रैक किया जा भी सकता है नहीं इन द फर्स्ट प्लेस। तो वही आज सारी मैं तुम्हारे डिटेल्स में बात करने वाला हूँ इस बारे में। और रात का बज रहा है 2:30, सुबह का 2:30 बज रहा है, तो थोड़ी सी मेरी स्पीच हो सकता है स्लरी रहे, थोड़ी राइटिंग हो सकता है ख़राब हो, तो वो सब चीज़ें माफ़ कर देना। वीडियो एंड तक देखना। वीडियो में मैं तुम्हें कैसे 2 साल में, कैसे 1 साल में 2 साल का सिलेबस जो है वो खत्म करना है वो बताऊंगा। 12वीं स्टार्ट करने से पहले कौन से वो मेजर चैप्टर्स हैं, अगर तुम्हारी 11वीं बर्बाद भी है तो उन चैप्टर्स को करने के बाद तुम सेफ हो 12वीं में जाने के लिए, उनकी लिस्ट तुम्हें देने वाला हूँ। क्या तुम्हारा स्केड्यूल रहना चाहिए, कैसे कैसे जो मैं चीज़ें टारगेट करनी चाहिए, सारी बातें मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसी के साथ अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़, तुम्हारा टारगेट क्या है? जेईई एडवांस 2026। ठीक है, 2026 में तुम लोगों को जेईई एडवांस देना है। अब एक थोड़ी सी ना टाइमलाइन दिखा देता हूँ तुम लोगों को। एडवांस 2026 का पेपर जो है वो मोस्ट लाइकली होगा मई ऑफ 2026 में, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली अभी जब तक ये वीडियो बाहर आएगा अगर तुम हिसाब लगाओ तो 12 + 4 16 महीने बचे हैं। ठीक है, 4 अभी मई में आने आते और 5 लगा लो, नहीं तो अगर ये अब वीडियो के टाइमिंग के ऊपर है, नहीं तो 5 महीने यहाँ से और 12 महीने, तो ये 16 से 17 महीने का समय तुम्हारे पास ही बचा है। उसी हिसाब से 10 से 11 महीने तुम्हारे पास जनवरी 2026 में जो मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है उसमें बचे हैं। अब अभी तक तुम लोगों ने स्क्रीन पे देख लिया होगा, यहाँ मैंने लिखा हुआ है अप्रैल 2026 में मेंस का सेकंड अटेम्प्ट होगा एंड उसकी ज़रूरत तुम्हें पड़ेगी ही नहीं। अभी से भी तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम सीधा इसको फोड़ के इस पे जंप करके इसको भी फोड़ सकते हो। मैं तुम्हें बार बार एक कहानी बताता हूँ, अभी भी बताऊंगा, पूरे विश्वास के साथ, पूरी गारंटी के साथ, अपनी पर्सनल गारंटी के साथ तुम्हें बता सकता हूँ मैं बात, कि बच्चे 2-3 महीने में जेई मेंस का पेपर निकाल लेते हैं। तुम्हारे पास अभी 17 महीने हैं, 17 महीने एडवांस के लिए और 11 महीने मेंस के लिए। तुम आराम से निकाल सकते हो, ये समय हताश होने का नहीं है। अभी तुम्हारी प्रिपरेशन खत्म नहीं हुई है, अभी बहुत लंबा समय बचा है, ये मैराथन है। अब तुम उसमें थोड़ा बस पीछे चल रहे हो, घबराना नहीं है, अपन क्रैक कर लेंगे। ठीक है, जो टाइमलाइन मैंने तुम्हें दे दी। अब सबसे पहली बात, तुम्हारा बैकलॉग बन गया है वो भी तगड़ा, क्योंकि पूरी 11वीं में अज्यूम करके चल रहा हूँ इस वीडियो में कि तुमने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, नहीं तो जीरो से तुम शुरुआत कर रहे हो। तो देखो, 12वीं स्टार्ट होने के बाद भी और अभी भी अगर तुम किसी बैच में एनरोल्ड हो, तुम्हारी क्लासेस वगैरह वहाँ पे चल रही हैं, जो भी हो रहा है, अपने डेली स्केड्यूल को ना 3 हिस्सों में बांट लो। ये मुझे सबसे इफेक्टिव तरीका समझ आता है, मैं बार बार ये तरीका एडवर्टाइज करता हूँ, आज भी तुम्हें यही तरीका बताऊंगा। एक सिमिलर वीडियो मैंने बैकलॉग्स पे पहले भी बनाई थी, आई टैप पे अटैच कर दूंगा, उसमें भी बिल्कुल सिमिलर बातें बताइए, वो भी तुम एक बार चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। इसको तो आज थोड़ा डिटेल में बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि अपने दिन को ना 3 हिस्सों में बांट लो, 60%, 30% और 10%। मतलब अगर तुम 10 घंटा पढ़ रहे हो तो ये तुम्हारे 6 घंटा, 3 घंटा, 1 घंटा, हाँ इस हिसाब से बढ़ जाएगा। 12 घंटा पढ़ रहे हो तो वही रेशियो लगा लो, 14 घंटा, जितने भी पढ़ रहे हो। इसको बांटने के बाद 60% टाइम में जो तुम्हारा करंट क्लास में सिलेबस चल रहा है वो और उसकी प्रैक्टिस अपने को करनी है। 30% टाइम अपने दिन का अपन बैकलॉग्स कवरिंग में देंगे और बैकलॉग्स की प्रैक्टिस में देंगे। और 10% टाइम जो है वो अपन रिवीजन में देंगे और डाउट्स में। अब रिवाइज क्या करना है? रिवाइज करना है ये जो करंट सिलेबस चल रहा है और उसका रिवीजन दर, कि भैया अगर मेरे को करना ही है तो मैं इसको इस टाइम में क्यों ना दूं, मैं 4 घंटा बैकलॉग क्यों कवर ना करूँ? क्योंकि अगर इस करंट का ये रिवीजन तुम नहीं करोगे तो ये जो करंट सिलेबस है ना उसका बैकलॉग बनता चला जाएगा। समझ रहे हो? सपोज करो अभी तुम्हारी क्लास में रोटेशन चल रहा है और तुम्हारा काइनेमैटिक्स का बैकलॉग है। अब काइनेमैटिक्स का बैकलॉग करने के और रोटेशन छोड़ दिया तो रोटेशन का बैकलॉग बनता जाएगा। फिर कल को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो रहा होगा और तुम रोटेशन पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बैकलॉग बन जाएगा। तो ऐसे विशियस साइकिल में नहीं घुसना है, जो साथ में चल रहा है उसको लेके चलाना है और जो पहले की चीजें हैं उनको भी साथ साथ कवर अप करते जाना है। ठीक है, अभी जो 10% टाइम की मैंने बात करी कि तुम्हें सिर्फ 10% देने हैं इस रिविजन के रिवीजन में और तुम्हारे डाउट्स वगैरह के लिए, तो उसमें एक सवाल निकल के आता है कि भैया इतने कम टाइम में रिवाइज भी करना और रिवीजन जो है वो एक पॉइंट के बाद टीडीएस बन जाता है, बोरिंग बन जाता है, बहुत सारे बच्चे रिवाइज नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। इन सारी प्रॉब्लम्स का एकमात्र सॉल्यूशन, बहुत ही प्यारा सॉल्यूशन जो मुझे समझ आया, मैं तुम्हारे लिए लेकर आ गया हूँ, रैंचो रिवीजन के रीड रिवाइज रिपीट फ्लैश कार्ड्स। मैं तुम्हें बताता हूँ, फर्स्ट करो आज तुम्हारी क्लास में खत्म हुआ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स और तुम्हारा 3-3.5 घंटे का, मिनिमम 2 घंटे का लेक्चर था, उसके पूरे तुम्हारे 5-6 नोट बन गए। 10 मिनट में उसको कैसे रिवाइज किया जाए ये देखो, यहाँ पे इन्होंने सारे तुम्हारे ट्रेंड्स वगैरह लिख दिए हैं, जेड कैसे वेरी करता है, कौन से एलिमेंट में क्या होता है, डाउन द ग्रुप ट्रेंड क्या है, अलॉन्ग द पीरियड ट्रेंड क्या है, अगर तुम देख पा रहे हो उसमें सब डायग्राम्स वगैरह के साथ समझाया है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे तुम्हारा केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम है। अब ये चैप्टर चलता है कम से कम 16 से 20 घंटे क्लासेस में। ऐसे छोटे छोटे कलरफुल फ्लैश कार्ड्स में अगर इस चैप्टर की सारी इक्वेशंस और कंटेंट को समराइज कर दिया जाए तो 10-15 मिनट में तुम्हारा पूरा 20 घंटे का जो लेक्चर का कंटेंट है वो समराइज हो जाता है।
और इसमें गारंटी है कि 95% सिलेबस तुम्हारा कवर्ड हो जाएगा, तो वहाँ भी कोई टेंशन नहीं कि भैया इतना सारा इतने कम में कर रहे हैं तो सिलेबस तो नहीं छोड़ रहे, बिल्कुल नहीं छोड़ रहे। तो ये रिसोर्स मुझे बहुत बढ़िया लगा था। और इसमें एक डाउट आता है बच्चों का कि भैया तो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए लग रहा है, इसको क्या रोज़ पढ़ना सही है? बिल्कुल सही है, वही बात ही मैंने खुद यूज़ करे हैं रोज़ अपने डेली स्केड्यूल में। मैं तुम्हें बार बार बोलता हूँ, अगर कोई भी चीज़ की आदत डालना चाहते हो उसको डेली स्केड्यूल में डाल लो। अगर डेली स्केड्यूल में तुम रिवीजन को डालते हो तो इससे एक्टिवली तुम रिवाइज कर सकते हो चीज़ें। इसको पढ़ने के बाद फटाफट 10 मिनट लगा के इसको पढ़ लिया, पूरा चैप्टर तुम्हारा रिवाइज हो गया, तुम क्वेश्चन सॉल्विंग पे कूद गए, तुम आगे लेक्चर देखने कूद गए। तो जो पहले रिवीजन तुम्हें बोरिंग लग रहा था, टीडियस काम लग रहा था, अब वो बस इन कलरफुल कार्ड्स को एक बार पढ़ लेने मात्र में तुम्हारा समराइज हो जाएगा। इसलिए मेरे और तिजल दोनों की तरफ से दिस इज अ मस्ट ट्राई फॉर यू गाइस। अब यहाँ से थोड़ा राइट की तरफ चलते हैं। मैं तुम्हें देने लगा हूँ एक लिस्ट ऑफ चैप्टर्स विच यू हैव टू डू बिफोर 12th क्लास फॉर कंसेप्ट। कंसेप्ट मतलब तुम्हारी 11वीं जो है वो इकाई का काम करती है, बेस का काम करती है, जिसपे 12वीं के टॉपिक्स बिल्ड होते हैं। तो ऐसे कुछ इंपेरेटिव ऐसे कंसेप्ट हैं जो तुम्हें पता होने चाहिए, वरना 12वीं में जो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी एडवांस की, उसमें तुम कंफ्यूज होगे, समझने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो वो क्या है, चैप्टर वाइज मैं तुम्हारे लिए लिस्ट लेकर आ गया हूँ। सबसे पहले फिजिक्स के लिए बात कर लेते हैं। फिजिक्स में देखो, मुझे समझ आया कि बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स तुम्हें आनी चाहिए। बेसिक मैथ्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है। बेसिक मैथ्स क्या, डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, तुम्हारे वेक्टर्स वगैरह हो गए। वेक्टर्स यहाँ अलग से भी लिख दिया है। वेक्टर्स का इस्तेमाल तुम्हारी पूरी फिजिक्स में आगे हो गई, 12वीं में भर भर के यूजेज होगा। जहाँ भी डायरेक्शन की बात आएगी, मैग्नीट्यूड की बात आएगी, वेक्टर्स आने, तो वेक्टर्स में भी तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, तुम्हारा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ये सब तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, काइनेमैटिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जरा सा भी कहीं भी मैकेनिक्स का कंसेप्ट आया तो इक्वेशंस ऑफ मोशन तो तुम समझ लो लेके चलना ही है, ये सब चीज़ें तो पूछी जाती हैं। तो काइनेमैटिक्स के भी कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अगेन मैं ये चैप्टर्स की लिस्ट में तुम्हें इस हिसाब से नहीं दे रहा हूँ कि वेटेज बहुत ज़्यादा आता है या जेई मेंस में सवाल आता है, नहीं नहीं नहीं। एलओएम के और वर्क पावर एनर्जी के जो कंसेप्ट है, चाहे वो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी थ्योरम हो, चाहे तुम्हारा फ्री बॉडी डायग्राम बनाना हो, ये सब चीज़ें तुम्हारी 12वीं के चैप्टर्स में यूज़ हो रही होंगी और इसलिए ज़रूरी है कि इन चैप्टर्स की तुम्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और सेंटर ऑफ मास। अगेन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का आगे सेंटर ऑफ मास का तो इतना भर भर के यूज़ आएगा। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुम देखोगे दबा के यूज़ हो रहा होगा, वहाँ पे तुमसे ग्रिड वगैरह तुम्हें दे देगा, बोल देगा इसका सेंटर ऑफ मास निकालो। तो सेंटर ऑफ मास तुम्हें बेसिक निकालना आना चाहिए, शेप्स का भी निकालना आना चाहिए और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है तो उसका भी तुम्हें निकालना आना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, 7 चैप्टर्स, उसमें भी मैं डिमांड कर रहा हूँ कि तुम बेसिक पढ़ लो, तो 12वीं स्टार्ट होने से पहले तुम ये कर सकते हो, दैट टू इजीली। ठीक है, बात कर लेते हैं अब केमिस्ट्री पे आ जाते हैं। केमिस्ट्री, स्टोइशियोमेट्री और मोल कंसेप्ट, तो मतलब तुम्हारी केमिस्ट्री खासकर फिजिकल केमिस्ट्री हो, नहीं तो तुम्हारी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक भी स्टोइशियोमेट्री के बिना तो आगे बढ़े ही नहीं जा सकता। इसमें भी ये नहीं है कि एकदम नॉर्मैलिटी वगैरह पे अभी से अपनी पकड़ बना के लो, बिल्कुल मतलब एक्सपर्ट हो जाओ उसमें, ये मैं तुमसे उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। मैं लेके चल रहा हूँ कि तुम जीरो से स्टार्ट करो, लेकिन फिर भी स्टोइशियोमेट्री के बेसिक जो कंसेप्ट है, कैसे मोल्स कैलकुलेट होते हैं, इक्वेशंस कैसे बैलेंस होती है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, कितना मोल का क्या कंसेप्ट होता है, एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, रिएक्शंस में रिएजेंट्स कैसे खत्म होते हैं, कैसे बढ़ते हैं, ये सब चीज़ें तुम्हें आनी चाहिए। 12वीं की फिजिकल केमिस्ट्री में दबा के सब चीज़ें यूज़ होती है। ठीक है, इसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन भी सेम बहुत यूज़ आएगा। केमिकल बॉन्डिंग अगेन तुम्हारा बेसिस है, चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, केमिकल बॉन्डिंग के बिना आगे बढ़ना बहुत डिफिकल्ट है, इसको पढ़ लेना। जियोसी और आइसोमेरिज्म पूरी 12th की ऑर्गेनिक जो है उसका बेस बनाएंगे। तो 12th की ऑर्गेनिक अगर उस पर एज करना चाहते हो तो जियोसी और आइसोमेरिज्म पे अच्छी तुम्हारी पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में देखो, सबसे पहले तो इनइक्वालिटीज़ ना ऐसे चोला ओढ़ के हर चैप्टर में कहीं ना कहीं घुसी ही होती है, चाहे वो इंटीग्रेशन ही क्यों ना हो। तो इनइक्वालिटीज़ पर अपनी पकड़ बना के रखना। रिलेशंस एंड फंक्शंस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आता है तुम्हारे इंटीग्रेशन में, क्योंकि क्या करेगा, तुम्हें फंक्शन दे देगा, फंक्शंस को इंटीग्रेट करना होगा, फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ वगैरह लगानी होगी, चाहे वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, मॉड हो। तो इससे रिलेशन और फंक्शंस, और 12वीं में तो चैप्टर भी है तो उस पर तुम्हारी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। इसके बाद ट्रिगो और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, बेसिक नॉलेज ऑफ ट्रिगो और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये कैलकुलस, पूरे ही कैलकुलस में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट्स वगैरह में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तुमसे सीधा सीधा भी पूछ लेता है कई बार, तो और कई बार तुम्हें उनका अप्लाई करके उनको क्वेश्चन में लगाना होता है 12वीं के चैप्टर्स में। ठीक है, तो उसको पढ़ के रखना। इसके अलावा लिमिट्स सीधा चैप्टर है, एलसीडी तुम्हारा 12th में, तो उसके लिए पढ़ना जरूरी है। स्ट्रेट लाइन्स जो है, स्ट्रेट लाइन्स पढ़ना ऐसा है कि मतलब इसकी थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तुम्हें सिर्फ लाइन वाला पार्ट की होगी तो बहुत बढ़िया है। एकदम टेंजेंट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म सीधा यूज नहीं आ रहा होगा, बट हाँ लाइन की इक्वेशन और उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो तुम्हारी यूज आ रही होगी। ठीक है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ बहुत छोटी सी लिस्ट है, कोई बहुत बड़ी लिस्ट नहीं है, इसको लोड कर लेना। इन चैप्टर्स को पहले अपन कवर करेंगे 12वीं शुरू करने से पहले, उसके बाद जाएंगे हाई वेटेज वगैरह चैप्टर्स पे। हाई वेटेज चैप्टर्स ढूंढना चाहते हो तो उसके लिए भी सब वीडियोस बने हुए, चैनल खंगालोगे, सारा कंटेंट बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से डाला हुआ है। ठीक है, वापस आ जाते हैं अपने जरा स्ट्रैटेजी वाले सेगमेंट पे। अगली बात कर लेते हैं स्केड्यूल की। देखो, एट दिस पॉइंट स्केड्यूल को लेकर मेरे पास तुम्हारे लिए 2 चीज़ें हैं जो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो अभी क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हें 2 साल का सिलेबस 1 साल में करना है, 1 डेढ़ साल जितने महीने ऊपर बताए,
तुम्हें पता होना चाहिए कि मेहनत डबल करनी पड़ेगी। अगर टाइम हाफ चाहिए तो मेहनत डबल करनी पड़ेगी। इसलिए इंक्रीज योर स्टडी आवर्स, ज़्यादा तुम्हें घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी उस बच्चे से जिसने 11वीं की शुरुआत में ही प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। मैं ये नहीं कह रहा तुम नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन एफर्ट लगेगा। बिना एफर्ट के या बिना कुछ मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता दुनिया में। इसको बात को गांठ बांध लो, ठीक है। इसके बाद गिव अप ऑन ऑल डिस्ट्रैक्शन एटलीस्ट अंटिल योर बैकलॉग इज कवर्ड। जब तक बैकलॉग कवर नहीं हो जाता तब तक तो कम से कम, उसके बाद भी मैं तो कहूँगा डिस्ट्रैक्शन जब तक जेई नहीं है। डिस्ट्रैक्शन कौन सी हो गई? इंस्टाग्राम देखते हो बैठ बैठ के, यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह देखते रहते हो, यूट्यूब पे तुमने कल घटिया चैनल्स को सब्सक्राइब कर रखा है, जेई नर्ड्स को नहीं करा अभी तक तो कर लो। लेकिन अगर तुम्हारी फीड में ऐसे डिस्ट्रैक्टिंग वगैरह चीज़ें आ रही है, इन सबको प्लीज़ गिव अप कर दो। तुम्हें डबल मेहनत करनी है। तुम्हें टाइम, तुम्हारा एक एक मिनट एट दिस पॉइंट बहुत ज़्यादा प्रेशियस है। अब जाग गए हो, ये वीडियो देख रहे हो, मेहनत करना चाहते हो, जेई 2026 फोड़ना चाहते हो, तो पूरी लगन से फोड़ो फिर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लास्ट चीज़ जो इस वीडियो की रहने वाली है, टारगेट क्या होंगे तुम्हारे इस वीडियो को देखने के बाद। सबसे पहला 11वीं कंप्लीट करनी है। दूसरा 12वीं में कोई भी बैकलॉग नहीं बनने देना है। ऐसा इसलिए क्योंकि 11वीं का बैकलॉग कवर करने के लिए अभी भी तुम्हारे पास 1 साल है, लेकिन 12वीं में अगर बैकलॉग बन गया तो बैकलॉग कवर करने के लिए समय नहीं मिलता है। जनवरी में ही पेपर धमक पड़ता है, बोर्ड्स आ जाते हैं तुम्हारे मार्च में, और अप्रैल में दूसरा अटेम्प्ट, और मई में तुम्हारा एडवांस हो सकता है। तो इसलिए टाइम नहीं है। 12वीं को बहुत सीरियसली लेना है। जो जो गलतियां 11वीं में करी हैं, अभी तक मक्कारी कर दी, जीरो से स्टार्ट करो। मतलब अभी तक बहुत तुमने मूर्खता करी है, वो मूर्खता 12वीं में नहीं दोहरानी है, हमें अब सीरियस हो जाना है, ठीक है। इसके बाद एडवांस लेवल प्रैक्टिस ऑफ ईच चैप्टर। हर चैप्टर की थ्योरी के साथ साथ अपने को प्रैक्टिस भी करनी है, और कोशिश करनी है कि हर चैप्टर के कम से कम अपन 50 सवाल सॉल्व कर रहे होंगे जब अपनी प्रैक्टिस की बात आती है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यस दैट वुड बी द एंड ऑफ द वीडियो। सारी मैंने तुम्हें चीज़ें बता दी, एक कंप्लीट स्टेप वाइज प्लानर दे दिया, तुम्हें चैप्टर्स की लिस्ट वगैरह भी बता दी। अब तुम्हारे ऊपर है कि इस रिसोर्स को तुम कैसे यूटिलाइज करते हो। बाकी डाउट्स वगैरह तुम्हारे कुछ आते हैं तो हम कमेंट्स में तुम्हारे बता ही देते हैं। बाकी पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।